नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरें और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, पहले दिन 5 नामांकन पत्र दाखिल। नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई, 6 अगस्त को मतदान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में ओडिशा शीर्ष पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, उत्तर प्रदेश का दूसरा और आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र समेत देश भर में 44 ठिकानों पर छापा, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई। देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र में बारिश से बढ़ी मुश्किलें, मुख्यमंत्री का अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश। भारत इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ड्रॉ, बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड की जीत। कोविड की वजह से स्थगित हुआ था 5वां टेस्ट। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को सामान्य स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता ने वर्ष 2014 के बाद से भारत की पाकिस्तान नीति को आकार देने में मदद पहुंचाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेश मंत्री ने पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी में अपने लिखे एक अध्याय को पढ़ा। Especially of a cross-border nature, he has been crystal clear that he would never allow it to be normalized. This determination has shaped our Pakistan policy since 2014. देश की सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अप्रैल 2011 से उच्चतम स्तर पर हैं। लागत बढ़ने के बावजूद मांग दशाओं में बेहतरी के चलते ये सुधार हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 13,086 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,14,475 पर पहुंच गई है। पहलगाम और बालटाल में खराब मौसम के बाद अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। 3,000 से अधिक श्रद्धालु नुनवा आधार शिविर में फंसे हैं। अब तक 70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट को तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान में कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पृथ्वी के चक्कर लगा रहा माइक्रोवेव ओवन के आकार वाला नासा का उपग्रह अब चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की अपनी योजना के तहत एक और कदम बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ के कारण 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। इटली सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इटली में पिछले 70 साल में यह सबसे भीषण सूखा है। भारतीय महिला मुक्केबाज आल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज कलाईवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो को रजत पदक मिला है। और अब खबरें विस्तार से। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले दिन आज 5 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार 19 जुलाई तक पर्चे दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है। उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए है। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 778 सदस्य शामिल हैं। बता दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता सूरज मोहन झा का। सूरज, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ साथ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले दिन आज 5 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, और क्या कुछ खास है? बिल्कुल दीक्षा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है और पहले दिन ही आज 5 आवेदकों ने अपने आवेदन चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए दिए हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को अगर छोड़ दिया जाए जिन्होंने जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज का दस्तावेज और 15,000 की जो राशि होती है वो जमानत राशि वो जमा नहीं कराई है, तो उनका नामंजूर हो गया। अन्यथा 4 जो है उनके आज दस्तावेज जमा हो गए हैं, कुल 5 हैं। और ये प्रक्रिया जो है 19 जुलाई तक चलेगी, जब जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के, उन तक ये जमा 19 जुलाई तक किए जाएंगे। जैसा कि आपने बताया 20 जुलाई को जितने भी आवेदन आए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी और 22 जुलाई को आखिरी तिथि होगी जब कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। उसके बाद अगर मतदान की स्थिति उत्पन्न होती है तो 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन इसकी गिनती हो जाएगी और देश को अपना अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। इस चुनाव में जैसा कि आपने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद, नामांकित जो मनोनीत सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति में वो हिस्सा लेते हैं। वो लोग मतदान करेंगे। चूंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक तौर पर देश के दूसरा सबसे बड़ा पद होते हैं राष्ट्रपति के बाद, और उसके साथ में राज्यसभा में वो सभापति का पद भी देखते हैं और राज्यसभा के वो सभापति होते हैं, उनका भी कामकाज देखते हैं। तो ये एक दोहरा जो है पदभार होता है उपराष्ट्रपति का, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। दीक्षा, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा सचिवालय में सिस्टम इंप्रूवमेंट को लेकर एक अध्ययन रिपोर्ट राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी गई। इसमें पारदर्शी, निगरानी योग्य और जवाबदेह तरीके से त्वरित फैसला लेने और सेवाओं के वितरण में बदलाव के लिए करीब 130 सिफारिशें की गई हैं। सिफारिशों में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण शामिल है, ताकि लगभग 75% मुद्दों का निपटारा निचले और मध्यम स्तर पर ही हो जाए। वर्तमान में सचिवालय में मौजूद 10 स्तर पदानुक्रम और 4 में से 5 स्तरों को कम करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में 64 सेक्शन में से प्रत्येक के काम की स्पष्ट परिभाषा और कार्य के दोहराव से बचने के लिए 14 डिवीजनों में उनके पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। डिवीजन हेड यानी संयुक्त सचिवों की वित्तीय शक्ति को 1 लाख रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह निचले स्तरों पर भी वित्तीय शक्ति में वृद्धि की बात की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के दौरे पर हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का दौरा किया। पटना पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, राज्य बीजेपी प्रमुख संजय जायसवाल और दूसरे राज्य मंत्रियों ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक की दिक्कतों के बावजूद इन क्षेत्रों ने सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की। सरकार की रैंकिंग के अनुसार ओडिशा पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। गुजरात चौथे स्थान पर है। उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान है।
ये पहली बार स्टेट्स की रैंकिंग हुई है, अब हर साल होगी। ये रैंकिंग प्रोक्योरमेंट के बारे में नहीं है अभी तक। प्रोक्योरमेंट की रैंकिंग हम आगे चल के शुरू करेंगे, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। प्रोक्योरमेंट की रैंकिंग अलग आएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये उसकी रैंकिंग है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के स्मार्टफोन विनिर्माता वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच में देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली। धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत ये छापेमारी की गई है। एजेंसी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में वीवो और उससे संबंधित कंपनियों से जुड़े 44 स्थानों पर तलाशी ली है। आरोप है कि ये कंपनियां यहां काम करते हुए धन शोधन और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में लिप्त है। ईडी ने 29 अप्रैल को Xiaomi इंडिया के बैंक खातों को जब्त करते हुए उनमें जमा 5,551 करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगा दी थी। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में की गई थी। इस बीच वीवो ने बयान जारी कर कहा कि सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में हम कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्विटर और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की नौबत आ गई है। ट्विटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े भारत सरकार के कुछ आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। ट्विटर ने न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए दलील दी है कि कुछ रिमूवल ऑर्डर भारत के आईटी एक्ट के प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते हैं। आईटी एक्ट के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कुछ अन्य वजहों से कुछ कंटेंट तक लोगों की पहुंच खत्म करने का अधिकार है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोई भी कंपनी हो, उसे देश के कानून का पालन करना ही चाहिए। कोई भी कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसे भारत के कानून मानने ही चाहिए कि देश के पार्लियामेंट से जो पावर, जो भी लीगल कोई भी कानून पास होता है, उस कानून को पालन करना ही चाहिए। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। I've heard hotel, I've heard motel. What is Lutel? We need a clean and hygiene toilet, especially when you are transiting somewhere A to B. So we have came with the concept like a loo of hotel. You will get a hotel kind of the loo in public area. तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि लूटेल, इसमें वुमेन्स को सेफ्टी, हाइजीन, क्लीन वॉशरूम मिल सके उनको। So today, let's hear the story of startup Lutel and its founders Yashwant Suthar and Neelam Singh. देश के युवा हैं, वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पंजाब में मंत्रिमंडल में शामिल 5 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। चेतन सिंह जौरा माजरा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, जबकि अमन अरोड़ा आवास और शहरी विकास संभालेंगे।
वहीं अनमोल गगन मान को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय आवंटित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने को लेकर दिल्ली में हुए राउंड टेबल चर्चा में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में सिविल अस्पताल में एक नए भवन का शिलान्यास किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने विधानसभा में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि विधायकों को विधानसभा में खासी और गारो भाषाओं में बोलने तथा बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो कर लोगों का आभार जताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी शहर, गांव और घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और बेटे को धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के नेता और विधायक BZ जमीर अहमद खान से जुड़े 5 स्थानों पर छापेमारी की है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 12 जुलाई तक NIA की हिरासत में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कुलनगुंड इलाके में बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। इस सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। चेन्नई में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिशा निर्देश को कल से प्रभावी करने के आदेश हैं। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और कई अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना, परभणी और कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी के चिपलून और रायगढ़ के महाड में ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच मुंबई में भारी बारिश के बाद जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल भराव की वजह से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि लोकल ट्रेन सेवाएं मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे दोनों मार्गों पर सामान्य रूप से चल रही है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। यहां प्रभावितों की संख्या घटकर 13.5 लाख हो गई है। हालांकि बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 180 हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को फोन कर राज्य में बाढ़ के मौजूदा हालात के साथ चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बाढ़ से निपटने में सरकार का मनोबल बढ़ा है। प्रदेश में नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ऐसे में बाढ़ प्रभावितों की संख्या घटकर 13,71,000 हो गई है। बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, दरांग सहित 21 जिलों में बाढ़ से अभी तक 13,71,600 लोग प्रभावित हैं। कछार जिले में करीब 6,70,000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने कनाडाई अधिकारियों से लघु फिल्म काली से जुड़ी सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की है। वहीं दिल्ली समेत कई शहरों में फिल्मकार लीना मणिकेमलाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उच्चायोग ने कनाडा में मौजूद हिंदू समुदाय की ओर से वहां प्रदर्शित लघु फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी के अपमानजनक चित्रण को लेकर शिकायतें मिलने के बाद ये कदम उठाया। टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मणिकेमलाई ने ट्विटर पर अपनी लघु फिल्म काली का पोस्टर साझा किया था, जिसमें काली देवी को आपत्तिजनक रूप से प्रदर्शित किया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद महुआ मोइत्रा की देवी काली पर टिप्पणी से किनारा कर लिया है।
पार्टी की ओर से बयान की निंदा करते हुए कहा गया है कि पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज पाने के लिए श्रीलंका अगस्त तक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पेश करेगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि दिवालिया होने की वजह से सरकार की वैश्विक ऋणदाता के साथ बातचीत पहले की तुलना में और जटिल हो गई है। IMF के एक दल ने एक आर्थिक कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए 20 जून को कोलंबो का दौरा किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी समुदाय पर बंदूक से हुए हमले से बेहद आहत हैं। उन्होंने इसकी निंदा की है। अमेरिका में शिकागो शहर से हाईलैंड पार्क के निकट स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने गोलीबारी में शामिल 22 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध की पहचान क्रिमो के तौर पर की गई है। हमलावर ने इमारत की छत से गोलीबारी की थी। गोलीबारी शुरू होते ही परेड में शामिल होने आए सैकड़ों लोग इधर उधर भागते दिखे। Folks, look, you all heard what happened today, but each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy, nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting. To refine, evolve, and extend the calling of America to move forward boldly and unafraid. नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेज दिया गया है। फरवरी में पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद से सैन्य संघर्ष के मद्देनजर इस कदम ने रूस को रणनीतिक तौर पर अलग थलग किए जाने के प्रयासों के और बढ़ाने का काम किया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये फिनलैंड, स्वीडन और नाटो के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। 30 राजदूतों और स्थायी प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से पिछले सप्ताह के नाटो शिखर सम्मेलन के निर्णयों को तब मंजूरी दे दी जब गठबंधन ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन को सैन्य क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई है। इंग्लैंड ने 5वें और आखिरी टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में बराबरी की है। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने शानदार शतकों की मदद से इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की है। अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 259 रन से आगे खेलते हुए इंग्लैंड को आज मैच जीतने के लिए 119 रन की जरूरत थी, जो उसने 20वें ओवर में बना लिए। इंग्लैंड ने जीत के लिए 378 रन का लक्ष्य 5वें और आखिरी दिन पहले सत्र में ही हासिल कर लिया। रूट 142 और बेयरस्टो 114 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली। पिछले साल भारतीय खेमे में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद 5वां मैच स्थगित कर दिया गया था। गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल जमीन और पानी में चलने वाली होवरक्राफ्ट से लैस हो गई है। तटरक्षक बल ने होवरक्राफ्ट से द्वारका तट पर ऑपरेशन आइलैंड वॉच चलाया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।